जी, इन अनसब्सटेंशिएटेड एजम्पशंस में कुछ एजम्पशंस का जिक्र हम करेंगे, जैसे कि पॉसिबल डिफरेंसेस इन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स मस्ट बी इग्नोर्ड इन द एब्सेंस ऑफ रिलायबल मेथड ऑफ वेइंग। अगर आपके पास वेइंग का एक रिलायबल मेथड नहीं है तो डिफरेंट कैरेक्टर के वेट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कोई भी करेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये एक ज़ाहरी सी बात है कि सिलेक्शन जो है वो उसमें जो आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसमें प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ करेक्टर्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने एक पूरा चैप्टर जो है वो इस पर ही डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से करेक्टर्स को सिलेक्ट किया जाना चाहिए और हाई वेट करेक्टर्स कौन से हैं और लो वेट करेक्टर्स कौन से हैं। तो करेक्टर्स की इम्पोर्टेंस को छोड़ देना एक बहुत ही गलत किस्म की क्लासिफिकेशन आपको देता है, और यही सबसे ज़्यादा मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पर। इसके अलावा अमाउंट ऑफ अनमेड फिनेटिक सिमिलैरिटी रिफ्लेक्ट एन इक्वल अमाउंट ऑफ अंडरलाइंग सिमिलैरिटी ऑफ द जीनोटाइप एंड कैन बी सेफली यूज फॉर रैंकिंग। अब यहाँ पर अगर फिनेटिक सिमिलैरिटी है यानी ओवरऑल सिमिलैरिटी है तो इसका मतलब है कि जीनोटाइप भी सेम है, ये क्लेम है फिनेटिक्स का, जबकि हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। बहुत दफ़ा जीनोटिपिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो है वो फिनोटिपिकली सिमिलर नहीं होते हैं, और बहुत दफ़ा जीनोटिपिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फिनोटिपिकली सिमिलर होते हैं, जैसे कि सिबलिंग स्पीशीज़ जो कि जीनोटिपिकली डिफरेंट हैं लेकिन फिनोटिपिकली सेम है, देखने में सेम नज़र आती है, मॉर्फोलॉजिकली वो सेम है लेकिन वो दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। तो सिबलिंग स्पीशीज़ को फिनेटिक्स के मेथड को यूज़ करते हुए कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस केस में मॉर्फोलॉजिकल जो आइडेंटिफिकेशन है वही एक रूल है क्लासिफिकेशन का। इसी तरह से फीना जो कि फिनोटिपिकली बहुत डिफरेंट होते हैं लेकिन जीनोटिपिकली रिलेटेड होते हैं, उनको डिफरेंट स्पीशीज़ में रखा जाता है अकॉर्डिंग टू देम, जबकि ये भी एक फॉल्स क्लासिफिकेशन। यूज़ ऑफ सफिशेंटली लार्ज नंबर ऑफ करेक्टर मेक इट अननेसेसरी टू पार्टीशन देम इनटू सिमिलैरिटीज़ ड्यू टू डिसेंट एंड दोज ड्यू टू होमोप्लाजी। अब दो तरह की सिमिलैरिटीज़ होती हैं, इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में भी पढ़ेंगे। एक सिमिलैरिटी होती है इसलिए कि आप जीनोटाइप सेम शेयर कर रहे हैं और उसकी वजह होती है कि आपका डिसेंट सेम है, यानी आपका एंसेस्टर सेम है, आपका कॉमन डिसेंट है। और दूसरी जो सिमिलैरिटी होती है वो सुपरफिशियल सिमिलैरिटी होती है जिसे होमोप्लाजी कहते हैं। ये सिर्फ देखने में हमें सिमिलर नज़र आते हैं, ये जीनोटिपिकली सिमिलर नहीं होते। जैसे कि अक्सर एनालॉगस स्ट्रक्चर्स की बात की जाती है, विंग्स की बात की जाती है, या इंसेक्ट्स जो कि देखने में सेम नज़र आते हैं लेकिन जीनोटिपिकली डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे करेक्टर्स जो कि जो देखने में सेम नज़र आएँ, ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से हो सकता है। तो ऐसे करेक्टर्स को जो है वो आपको ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क होता है कि आप ऐसे स्ट्रक्चर्स को होमोप्लाजी के केस को अलग करें ताकि होमोप्लाजी आपको कंफ्यूज ना करे। अब अगर आप देखें कि स्नेक की लेग्स नहीं हैं और तो वो ज़्यादा वर्म से मिलते हुए नज़र आते हैं क्योंकि वो भी लेग लेस हैं, तो ये लेकिन अगर आप होमोप्लाजी को देखेंगे तो उस केस में होमोप्लाजी की डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें एक टाइप रिवर्सल है। अब रिवर्सल को आप देखेंगे तो उसमें इनमें लेग्स थी, इनके एंसेस्टर में लेग्स थी लेकिन स्नेक्स हैव लॉस्ट देयर लेग्स, ये रिवर्सल का फिनोमेना। तो इसमें लेग लॉस हो जाने की वजह से अब ये अगर आप इसको इक्वल वेइंग देंगे कि लेग नहीं है तो आप इनकी क्लासिफिकेशन बहुत ही गलत करेंगे और इनको कभी भी रेप्टाइल्स में नहीं रखेंगे। तो इस तरह से वो फिनेटिक्स कह रहे हैं कि हम इतने ज़्यादा करेक्टर्स को यूज़ करते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये सिमिलैरिटीज़ डिसेंट कॉमन डिसेंट की वजह से हैं या होमोप्लाजी की वजह से हैं, जबकि ये बिल्कुल एक गलत बात है। चाहे जितने भी करेक्टर्स को यूज़ करें, होमोप्लाजी को जो है वो डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Taxa can be satisfactorily ranked by drawing arbitrary phenon lines horizontally across a phenogram। अगर एक कोई भी फिनोग्राम है, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो इसके कहा जाता है कि इसके हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करें तो आप इनकी रैंकिंग कर सकते हैं, यानी ये एक रैंक में आ रहे हैं तो ये आप इनको कोई एक ही लेवल पर आ रहे हैं तो आप इनको एक ही रैंक देंगे टैक्सा ABC को। ये रैंक जीनस का हो सकता है या कोई भी और हाई रैंक हो सकता है, जबकि
ऐसी बात नहीं है। ये जो फिनोग्राम है वो वो एक प्रॉपर फाइलोजेनेटिक ट्री नहीं है, बल्कि फिनोग्राम को जो है वो बहुत डिफरेंट तरीक़ों से इंटरप्रेट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आप यहाँ पर देख लें, जो आपको एग्जांपल दी गई है, ABC को करेक्टर सेट 1 और 2 की बेस पर जब अलग किया जाता है, तो करेक्टर सेट 1 की बेस पर जब अलग किया जाता है तो B और C सिस्टर टैग्स हैं और A डिफरेंट है, जबकि करेक्टर सेट 2 की बेस पर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो A और B सिस्टर टैग्स हैं, जबकि C डिफरेंट है। तो इस तरह से आप इसको फाइलोजेनेटिक ट्री डेजिग्नेट नहीं कर सकते। इसके अलावा इनकी थ्योरेटिकल फाउंडेशन बहुत वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि ये थ्योरी पर बिलीव करते ही नहीं हैं। इनकी स्ट्रिक्ट एम्पिरिसिज्म की वजह से ये किसी भी किस्म की थ्योरी को बिलीव नहीं करते, ये कॉमन डिसेंट को बिलीव नहीं करते, क्योंकि इनका मानना है कि ये भी थ्योरेटिकल है। ये मोज़ैक एवोल्यूशन को नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से इनके जो मोज़ैक एवोल्यूशन के मुताबिक बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स या लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस या डिफरेंट करेक्टर जो हैं वो डिफरेंट रेट पे इवॉल्व होते हैं, जबकि ये एवोल्यूशन पर ही जो है वो बिलीव नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनकी सारी की सारी क्लासिफिकेशन जो है वो गलत जाती है। इनकी कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी की भी डिज़ायर है, और ये इनमें से कुछ जो हैं वो एवोल्यूशन को भी कंसिडर करते हैं। तो इन दोनों क्राइटेरिया को, यानी आप एवोल्यूशन जो कि एक थ्योरी है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसको लेकर और अपनी ऑब्जेक्टिविटी को लेकर आप साथ नहीं चल सकते। आपको इनमें से किसी एक को तो पीछे करना ही होगा, तो ही सही तरह की क्लासिफिकेशन हो सकती है। लेकिन यहाँ इनकी इस मामले में इनकी कन्फ्यूजन जो है वो एक फ़ॉल्स क्लासिफिकेशन प्रोड्यूस करती है। इसलिए इनकी अभी तक कोई भी ऐसी क्लासिफिकेशन नहीं है जो कि हम जिसको स्टडी कर सकें या जिसकी बेस पर हम जो है वो आगे चल सकें, मॉडर्न ग्रुप्स को क्लासिफाई किया जा सके। इस वजह से जो न्यूमेरिकल फिनेटिक्स हैं, इनके कुछ मेथड्स ही आजकल यूज़ होते हैं। ज़्यादातर मेथडोलॉजी जो है वो इनकी ऑब्सक्योर है, जिसको यूज़ नहीं किया जाता।